नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे खबरों की रील में। पहली खबर क्या है? सदन में खाद का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान आज खाद की समस्या का मुद्दा जोर शोर से उठा। बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने इस मुद्दे को उठाया, जिसमें कांग्रेस को भी एक नया मुद्दा मिल गया। संदीप जायसवाल ने कहा है कि जब किसानों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब निजी दुकानदारों को खाद दिया जाता है, वहीं जब खाद की कम जरूरत होती है तो समितियों को दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी खाद के आवंटन में गड़बड़ी करते हैं और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप जायसवाल के सवाल पर कृषि मंत्री ने जवाब दिया है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कृषि मंत्री के इस जवाब से ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के विधायक संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि मंत्री का जवाब पर्याप्त नहीं है और किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में जमकर बहस हुई है और बीजेपी विधायक के सवाल के बाद कांग्रेस ने भी मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बहस के दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र से आए हुए किसानों की समस्याओं का जिक्र किया। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपनी आत्मकथा लिखने जा रही हैं। भोपाल लौटने पर उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। इस किताब में वो मालेगांव बम ब्लास्ट मामले जुड़ी हुई हर कहानी बताएंगी। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत मिली है और जमानत के साथ ही वो बाइज्जत बरी भी हुई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में उन्हें निर्दोष साबित किया गया है। इसके अलावा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार इस मामले में कई बड़े खुलासे कर रही हैं। अब खबर ये सामने आई है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने जीवन पर आधारित किताब लिखने जा रही हैं। इस किताब में मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी होगी, साथ ही नए खुलासे भी होंगे। भगवा आतंकवाद गढ़ने को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई बड़े नेताओं के नाम लेने के लिए एटीएस ने उन्हें मजबूर किया था। अब अपनी किताब में वो कई बड़े खुलासे भी कर सकती हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया। 81 साल के वो थे। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगाराम अस्पताल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने शिबू सोरेन के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से भी बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शिबू सोरेन को याद करते हुए कहा कि वो एक जमीनी नेता थे जो काम के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने आदिवासी समुदाय, गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शिबू सोरेन को सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए जाना जाता था। पीएम मोदी ने अस्पताल में शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाया और प्रार्थना की। हेमंत सोरेन इस दौरान भावुक हो गए और पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। अगली रील आई है दिल्ली से सामने, जिसमें छत्तीसगढ़ एक बड़ी खबर बनकर सामने आई है। राजनीतिक कानूनी गलियारों में इससे हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश ने हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसने सभी का ध्यान खींचा। सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में हाईकोर्ट ही सही मंच है और याचिकाकर्ताओं को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में फ्रेश याचिका दाखिल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है कि जिसमें जजों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो हाईकोर्ट में जाएं और वहां अपनी याचिका प्रस्तुत करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई का फैसला लें। कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए और हाईकोर्ट को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। लोगों की नजरें अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां पर इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5वें टेस्ट में भारत विजेता रहा। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट झटके और सीरीज बराबरी से ड्रॉ रही। भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल स्टेडियम में चल रहे 5वें टेस्ट में भारत 6 रनों से विजयी रहा। भारत ने आखिरी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट अपने नाम किया है। भारतीय बल्लेबाजों ने पहली और दूसरी इनिंग्स में शानदार प्रदर्शन किया, जहां दूसरी इनिंग्स में भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर भारत को बढ़त दिलाई, जिसके चलते भारत ने 396 रनों का आंकड़ा तय किया। वहीं भारत ने गेंदबाजी करते हुए अंग्रेजी टीम को ऑल आउट कर दिया। गेंदबाजी करते हुए भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट झटके, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके हैं। गस एटकिंसन और जो स्टंग ने आखिर में टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने आखिरी विकेट लेकर भारत को करीबी जीत दिला दी।
सावन महीने के चौथे और अंतिम सोमवार होने के चलते आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए देर रात से भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। भस्म आरती के पहले दिन बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल था। सावन और भादो माह में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसलिए बाबा की सवारी भी निकाली जा रही है। अगली रील है इंदौर से, जहां पर एक युवक को रील बनाना ही भारी पड़ गया। दरअसल मध्य प्रदेश में नो हेलमेट नो पेट्रोल का रूल लागू हुआ, जिसके बाद एक जनाब ने पैसे कमाने का तरीके बनाते हुए एक रील बता दी। इन्होंने हेलमेट को किराए से देने वाली रील बनाई थी। पहले ये रील देखिए। तो आज मैं देखूंगा कि मैं हेलमेट को रेंट पे देके कितना पैसा कमा सकता हूँ। 4 दिन में पैसा डबल। तो आज से हमारी इंदौर नगरी में भाई एक न्यू रूल आ चुका है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। इसका मतलब भाई बिना हेलमेट के पेट्रोल देना इंदौर में भी इलीगल हो चुका है, और इसके कारण काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। बट इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन है, मुझे दिखता है एक मस्त पैसे कमाने का बिजनेस आइडिया। इसलिए मैं एक पोस्टर बनाता हूँ और इसको लेके पहुंच जाता हूँ सीधा पेट्रोल पंप के सामने, जहाँ पर मैं लोगों को 10 रुपए में हेलमेट रेंट पे दे रहा हूँ। युवक 10 रुपए में हेलमेट किराए पर देने का एक बिजनेस आइडिया लेकर आया था, लेकिन वीडियो वायरल हो गया और पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के चक्कर में ऐसा कर रहा था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने उसे रोक दिया। वो पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगली रील है कोरबा से, यानी कि छत्तीसगढ़ से, जहां पर जिले में बाल संप्रेषण गृह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक अपचारी बालक टीवी पर गैंगस्टर वाले गाने सुनते हुए रील बनाता हुआ नजर आया। उसने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर कोरबा जेल में ऐश कैप्शन के साथ पोस्ट किया। ये घटना जिला जेल से 4 कैदियों के फरार होने के बाद सामने आई है। वीडियो के वायरल होने से सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अपचारी बालक तक मोबाइल कैसे पहुंचा। ये वीडियो संप्रेषण गृह की लचर व्यवस्था को उजागर कर रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में बालक बेफिक्र होकर गाना सुन रहा था। इस मामले में हाउस फादर को हटा दिया गया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने बताया कि जांच चल रही है। इस घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि सुधार गृह में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अगली रील ऐसी है जिसे आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तेज प्रताप यादव, जो आरजेडी के नेता हैं, शाहपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गए, लेकिन उनकी मदद का तरीका सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बन गया। तेज प्रताप गाड़ी के ऊपर सिंहासन लगाकर बैठे हुए हैं। मदद की सामग्री को लोगों की भीड़ की तरफ फेंक रहे हैं। इस तरीके से मदद करना कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितने लोगों को इस तरह से मदद मिल पाएगी। सामग्री को फेंकने से ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि वो सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। भीड़ में फेंकी गई चीजें अक्सर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होते हैं। इसके अलावा इस तरीके से मदद करना भी बाढ़ पीड़ितों के प्रति सम्मान की कमी को दिखाता है। बाढ़ से प्रभावित लोग पहले ही काफी मुश्किल स्थिति में होते हैं। ऐसे में उन्हें सम्मान पूर्वक मदद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे मजाकिया तरीके से ले रहे हैं तो कुछ इसे गंभीरता से ले रहे हैं। तेज प्रताप यादव की आलोचना कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद करना एक नेक कार्य है, लेकिन इसका तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। फेंकी हुई मदद को नहीं उठानी चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। अगली रील क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। जिंदगी कहाँ आसान। जी हाँ, ये तस्वीर सामने आई है पहाड़ों की, जहां पर जिंदगी कितनी खतरनाक होती है। खूबसूरती की लोग बात करते हैं, लेकिन चुनौतियां अनंत होती हैं। हिमाचल प्रदेश के मरोड़ गांव में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने एक पुल को गिरा दिया, जिसके बाद लोगों ने वैकल्पिक पुल की ऐसी स्थिति सामने आई है जो कि जीवन से खतरनाक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मरोड़ गांव में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। ये पुल जो गांव को जोड़ता था पूरी तरह से ढह चुका है। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ आवागमन का साधन नहीं था, बल्कि बच्चों के स्कूल जाने और किसानों के खेतों तक पहुंचने और रोजमर्रा की जरूरतों का पूरा करने का एक मजबूत आधार था। पुल के ढहने के बाद अब ग्रामीण जान को जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। बच्चे जिनकी हिम्मत देखकर हर कोई हैरान है, लकड़ी के तख्तों पर चलकर स्कूल जा रहे हैं। तेज बहाव में एक गलती भी भारी पड़ सकती है, लेकिन इन बच्चों की हिम्मत और मजबूरी ने
इन्हें डर पर जीत हासिल करने को मजबूर कर दिया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन नया पुल बनाने में समय लगेगा। तब तक ग्रामीणों को इसी तरह खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। संसद परिसर में एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। तस्वीर मकर द्वार के पास की है, जहां पर दोनों नेता आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जबकि राजनाथ सिंह सफेद कुर्ता पजामा में थे। दोनों के बीच की बातचीत ने सबका ध्यान खींचा। इस दौरान कई अन्य नेता अधिकारी भी मौजूद थे जो इस दृश्य को देख रहे थे। प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह के बीच की बातचीत राजनीतिक मुद्दों पर हो सकती है, लेकिन इसका सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है। दोनों नेताओं के बीच की ये बातचीत लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है, जहां अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई जब संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही है, साथ ही हंगामा भी बना हुआ है। प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह के बीच की ये बातचीत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। दोनों नेताओं के बीच की ये बातचीत देश की राजनीति में एक नई उम्मीद जगाती है। कांग्रेस और भाजपा के बीच अक्सर तीखी बहस देखने को मिलती है। अगली रील है शिवपुरी से, जहां पर जिले में एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। स्कूल के खेल मैदान में प्राचार्य ने खेती कर दी। ये प्राचार्य एक महिला शिक्षिका है जो स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। जब इनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जमीन पर खेती कर ली तो क्या गलत किया। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बच्चों ने खेलने के लिए पर्याप्त मैदान है। मेन पॉइंट तो ये है कि इधर गंदगी रहती है। गंदगी रहती है। हाँ, ये गोबर हमारे उधर आके कर जाती है। अगर ये इतना सही हमने कर भी लिया थोड़ा सा, तो क्या गलत कर दिया। लेकिन इस खेती ने स्कूली बच्चों को खेलने में काफी परेशानी पैदा कर दी है। बच्चे अब खेल का मैदान इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और खेलकूद दोनों प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। वे चाहते हैं कि प्राचार्य को इस कारनामे के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की जमीन का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई और खेल के लिए होना चाहिए। मोबाइल पर आप रील्स स्क्रॉल करते होंगे तब आपने एक तस्वीर जरूर देखी होगी। वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ है, बाढ़ जैसी स्थिति है। लोगों के घरों में गंगा यमुना का पानी भर रहा है, लेकिन इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं। इनकी 3 रील खूब वायरल हो रही है। ये चंद्रदीप निषाद जो यूपी पुलिस के एक अधिकारी हैं, इन्होंने इस बाढ़ को गंगा मैया का आशीर्वाद माना। पहली रील में उन्होंने बाढ़ के पानी में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाई और जय गंगा मैया की जाप किया। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, ठंड हो गया माँ, तेरा चला मेरे घर पर। चंद्रदीप निषाद ने इंस्टाग्राम पर दूसरा वीडियो शेयर किया जिसमें बाढ़ का पानी उनके घर के अंदर कमर तक पहुंच गया। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया। इसके बाद तीसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपनी छत से पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये रील सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है। अगली रील है इंदौर से, जहां पर एक बदमाश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर दूसरे बदमाशों को धमकी दी और बाद में वायरल हो गई थी। इस वीडियो में बदमाश ने धमकी देते हुए कहा कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो लोग मेरे को पसंद करते, जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते, ये मैंने कहीं लिख दिया अच्छा करो, ठीक है, तो मेरे को जरूर मैसेज डालना। कहीं भी हो हिंदुस्तान में कोई भी बोले में मैं आऊंगा और कहीं भी तो उसका धन्यवाद रहेगा और बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा मैं। लेकिन पुलिस ने इस रील को वायरल होते देखा और तुरंत कार्रवाई करते हुए बदमाश भैयू सुरीला को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि भैयू सुरीला अवैध शराब के साथ एक युवक और एक युवती के साथ जा रहा था। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भैयू सुरीला के सुर बदल गए। वो कहता रहा कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले क्रिकेट मैच का विरोध तेज हो गया है। इंदौर के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस मैच के होने के खिलाफ आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। कार्यकर्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का खेल संबंध नहीं रखना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखकर मैच रद्द करने की मांग की है। कार्यकर्ता का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान प्रायोजित था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा किया है। कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है कि अगर मैच रद्द नहीं होता है तो 14 सितंबर को इंदौर में आत्मदाह करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के बलिदान का अपमान नहीं होना चाहिए। इस विरोध को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। कई संगठनों ने बीसीसीआई से मैच रद्द करने की अपील की है। पहलगाम हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा है कि ये समय खेल के मैदान में नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का है। हालांकि इस मुद्दे पर बीसीसीआई ने अभी भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इंदौर में इस विरोध प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा है।
आज किशोरदा का जन्मदिन होता है और किशोरदा को याद करते हुए करोड़ों फैंस उनके गानों को याद कर रहे हैं, गाने गुनगुना रहे हैं और खंडवा से उनका गहरा नाता सामने आ रहा है। जहां उनके प्रशंसक उनके गेटअप में पहुंचे और केक काटकर इस खास दिन को सेलिब्रेट किया। प्रशंसकों ने कहा कि किशोर कुमार उनके लिए भगवान जैसे हैं और उनकी यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगी। खंडवा में पहुंचने वाला हर शख्स किशोर कुमार हो जाता है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में तारा। ये दिन खंडवा के लिए खास है क्योंकि किशोर कुमार यहाँ की गौरव है और उनकी यादें शहर की पहचान हैं। फैंस ने कहा है कि वे हर साल इस दिन को मनाएंगे और किशोरदा की यादों को जीवित रखेंगे। किशोरदा के गाने ही ऐसे हैं कि हर गाने में एक मैसेज है। अगली रील क्या है? अगली रील को अगर देखें तो नो हेलमेट नो पेट्रोल का विवाद। ये रील है इंदौर से, जहां पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश हाल ही में लागू हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, विरोध किया। यहाँ लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के नीचे टू व्हीलर एवं हाथों में हेलमेट रखकर हार फूल की माला डालकर श्रद्धांजलि दी। दरअसल पेट्रोल लेने के बाद अब हेलमेट जरूरी कर दिया गया। बिना हेलमेट के अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के मुताबिक पेट्रोल न देना जैसा निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए, मगर पहले शहर का रेंगता हुआ ट्रैफिक, जगह जगह जाम की स्थिति बनी रहती है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आज हमने जो है प्रशासन को जगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए आज जो हेलमेट पर जो है हार फूलों की माला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह आंदोलन चरणबद्ध चलाया जाएगा। अगली रील है बैतूल जिले से, जहां पर चिचोली में मांडवाड़ा गांव की माध्यमिक शाला में शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई। ड्यूटी टाइम पर शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। शिक्षक की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ड्यूटी टाइम पर शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल में ही चैन की नींद सोते हुए मिला। जानकारी के अनुसार शिक्षक अपने साथ शराब और चखना भी लेकर आया था और स्कूल में ही शराब पीकर आराम फरमा रहा था। वो तो बड़े सर से, अरे बड़े सर के अभी वर्तमान में अभी तो तुम हो ना, तुम्हें तो 2 दिन में आया। तो आपने बोलना चाहिए ना उसको, हमारे पास डस्टर नहीं है कि कलम नहीं है। हाँ सर, मैं तो तुम भी बढ़िया दारू लेके आ रहा, दारू पी के सोरे बढ़िया था कमरे में। वो आज का नहीं है, कल का भी नहीं है। अभी नशा कहाँ से आया तुमको? ग्रामीणों का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है जब शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे हों। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर एक ग्रामीण की मौत हाथी के हमले से हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण हाथियों के दल को देखने गए थे, उसी दौरान हाथियों ने हमला कर दिया। ये घटना बगीचा वन परिक्षेत्र के कदम बथान गांव में हुई, जहां पर ग्रामीणों के मुताबिक वे पास के जंगल में हाथियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी जुटाने गए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो हाथियों के करीब पहुंचे, हाथियों ने उन्हें देख लिया और आक्रामक हो गए। इससे पहले कि ग्रामीण को समझ पाते, हाथियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। वन अधिकारियों ने बताया है कि इस क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही बंद की गई है, जिसकी वजह से मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर हाथियों के झुंड के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे जंगल में अकेले ना जाएं और हाथियों की मौजूदगी के बारे में पहले से ही जानकारी हासिल कर लें। अगली रील है अलीराजपुर से, जहां पर ग्राम पंचायत उंडारी में एक विशालकाय अजगर मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह अजगर एक किसान के कपासी खेत में पाया गया, जहां ग्रामीणों ने उसे देखा और डर के मारे शोर मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम, जिसमें कर्मचारी धर्मेंद्र चौहान और उनकी टीम शामिल थी, मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को जंगल की ओर छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी प्राकृतिक जगह पर लौट सके। बताया जा रहा है कि इस अजगर का वजन करीब 45 किलो है और इसकी लंबाई 18 फीट। अजगर को आज सुबह कपास के खेत से रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक अजगर को देखकर वो काफी डर गए थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने समय रहते पहुंचकर स्थिति को संभाला। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो जंगली जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद करें। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थानीय लोगों ने सराहा है और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की है। वन विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है। भारतीय सिनेमा में अगर कोई कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा पाने की हकदार है तो वो है शोले।
1975 में रिलीज हुई यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं था, बल्कि एक युग की शुरुआत थी और एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ी और लोगों को आज भी याद है। शोले 50 साल की हो गई। आज शोले को पूरे 50 साल हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म की सबसे यादगार और चहेती किरदार बसंती यानी कि हेमा मालिनी भावुक हो उठी। फिल्म के हर दृश्य, हर संवाद, हर किरदार को याद करते हुए हेमा मालिनी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार शूटिंग शुरू की थी तब उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतिहास रच देगी। हेमा ने कहा कि सोचा नहीं था कि ये फिल्म एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी याद बन जाएगी। शोले मेरे दिल के बेहद करीब है। जैसे देखते हैं कि हमें खुशी होती है कि शोले जब काम करना शुरू किया था उस वक्त तो मालूम नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो गया ना। आज आफ्टर 50 years यू आर ऑल गोइंग टू आस्क मी अ क्वेश्चन अबाउट दैट इन पार्लियामेंट। दैट टाइम मुझे क्या मालूम कि हम पार्लियामेंट में आएंगे ना, तो दैट वक्त तो अलग था। वो पिक्चर बहुत बन गई। ऐसा दोबारा दूसरा शोले बनाना मुश्किल है। हेमा मालिनी कह रही है कि दूसरे शोले बनाना मुश्किल है। इंदौर से एक दुखद घटना सामने आई जहां पर एक युवक की चोरल नदी में डूबने से मौत हो गई। ये पूरी घटना वीडियो में कैद होगी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मृतक की पहचान मोहसिन के रूप में हुई है जो इंदौर के जला कॉलोनी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मोहसिन अपने कुछ दोस्तों के साथ चोरल नदी में नहाने गया हुआ था। नहाते समय वो गहरे पानी में फंस गया और डूबने लगा। इस दौरान कई लोग मौजूद थे लेकिन उसे समय रहते बचाया नहीं जा सका। अरे तेरना का है, किसको है ना तेरना? इमरान पकड़ ले। अबे जाओ रे, कौन है? भाई जाओ ना, तुम जाओ ना। अरे बाहर निकल जा घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने तलाशी अभियान चलाया और मोहसिन के शव को नदी से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक चोरल नदी में डूबने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं क्योंकि यहाँ गहरे पानी वाले हिस्से हैं और लोग सावधानी नहीं बरतते। वे पुलिस और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। तो लोग पुलिस से कह रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। अगली रील कौन सी खबरों की देख लेते। जंगल में बाघ की दस्तक। जी हां, ये रील है सिंगरौली से जहां पर भलैया टोला के जंगल में एक बाघ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और जंगल में देखे बाघ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने जंगल में बाघ को देखा जिसके बाद से वो काफी डर गए हैं। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिससे लोगों में और भी ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ की मौजूदगी की वजह से वो जंगल में जाने से डर रहे हैं और उनके रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने वन विभाग से मदद की मांग की है ताकि वो सुरक्षित रह सके। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वो स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल में अकेले ना जाएं और बाघ की मौजूदगी के बारे में सतर्क रहें। वन विभाग का कहना है कि वे बाघ की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए कैमरा, ट्रैप और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बाघ की मौजूदगी की पुष्टि होती है तो वे उसे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कोशिश करें। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रावण का चौथा सोमवार महासवारी के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर को फूलों से सजाया गया और भक्त शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आए। भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो कोई मंत्रोच्चार, जलाभिषेक करके तो कोई माला जाप करके भगवान को मनाने में लगा है। हर तरफ माहौल शिवमय नजर आया। आखिरी सावन के सोमवार पर बाबा ओमकारेश्वर ममलेश्वर की महासवारी धूमधाम से भी निकाली जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी के साथ हाथी, घोड़े, पालकी, बग्गी के साथ कई प्रकार की झांकियां भी इस दौरान शामिल हुई। कोटे तीर्थ घाट पर पूजन अभिषेक होने के बाद में नौका विहार करने के बाद में ममलेश्वर और ओमकारेश्वर की दोनों संयुक्त रूप से संपूर्ण नगर में भ्रमण करेंगे। गरियाबंद में जनजातियों की सुविधाओं में भारी बढ़ोतरी के दावों के बीच पंडरी पानी प्राथमिक स्कूल की तस्वीर हैरान कर देने वाली है। 32 परिवार वाले इस गांव में सिर्फ 13 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं और उनकी क्लास भी स्कूल भवन में नहीं बल्कि बरामदे में पेड़ के नीचे लगती है। बारिश हुई तो छुट्टी हो जाती है। पेड़ के नीचे पाठशाला का यह सिलसिला 5 साल से चला आ रहा है। यहाँ का स्कूल भवन 20 साल पुराना है। दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुँचते हैं। कड़कती धूप हो या फिर तेज ठंडी, पढ़ने के लिए इन्हें महफूज 4 दीवारें भी नसीब नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ है और पीछे देख रहे हैं पाठशाला और इस तरह टाटपट्टी में बैठे ये बच्चे। वजह यह है कि पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग 20 साल पुराना है, काफ़ी जर्जर हो चुका है, भयावह स्थिति बनी हुई है। दावे किए गए कि यहाँ जनमन योजना से कमार जनजाति का विकास किया गया, लेकिन इस गांव में न तो स्कूल जतन योजना पहुंचा, न ही जनमन के तहत इस गांव को शामिल किया गया। अगली रील है राजनांदगांव से, जहां पर गौरीनगर ओवरब्रिज के पास एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण स्थल के पास एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी।
ये घटना आज सुबह उस समय हुई जब कार चालक रेलवे फाटक को पार कर रहा था। बताया जा रहा है कि चालक का नियंत्रण खो गया और कार सीधे सड़क के किनारे बने नाले में गिर गई। हादसे के बाद कार को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद कार को नाले से बाहर निकाला गया। कार चालक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस हादसे के चलते सड़क पर लंबा जाम भी लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि निर्माण कार्य के चलते रास्ता सकरा हो गया है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लोगों ने प्रशासन से निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। ये हादसा सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्यों की लापरवाही को उजागर करता है। अब आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी। खबरों की रील की अगर बात करें तो अगली रील अंतिम विदाई, बड़ी दुखदाई ये तस्वीर बड़ी भावुक कर देने वाली है, जो कि पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटल में बाढ़ का कहर जारी है, उसकी वहां से आई है। यहाँ पर टीएमसी नेता अपनी पत्नी के शव को कदम कदम पर पानी से गिरते रास्तों से नाव के जरिए शमशान तक ले जाते हुए नजर आए। बाढ़ के कारण सड़कें जलमग्न हैं और कहीं भी सूखी जमीन नहीं बची है। नेता ने केले के पेड़ों से बनी नाव का इस्तेमाल किया है। इस नाव पर शव को रखकर वे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी पत्नी की अर्थी को ले जा रही है। वीडियो दिल दहला देने वाला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ की वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भर गया है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। लोगों का कहना है कि बाढ़ के चलते उन्हें क्रीमेशन के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दुख और चिंता का माहौल बना दिया है। स्थानीय नेता और प्रशासन पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में माधुरी हाथी की खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी है। दरअसल कोल्हापुर के नंदिनी जैन मठ की हाथनी माधुरी को मुकेश अंबानी के वन्य जीव संरक्षण केंद्र वनतारा में रखा गया है, जिसको वापस लाने के लिए लोग अब अभियान चला रहे हैं। पिछले महीने के आखिर में कोर्ट के आदेश पर महादेवी हथनी को अनंत अंबानी के वनतारा में शिफ्ट किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इस फैसले पर भारी पड़ रही है। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और लोग महादेवी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के मंत्री ने भी स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि वे महादेवी को वापस लाने की कोशिश करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हथनी को गुजरात के वनतारा भेजने का निर्णय राज्य सरकार का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है। फडणवीस ने कहा है कि इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और ये पूरी तरह से कोर्ट के आदेश पर आधारित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि महादेवी उनकी आस्था और परंपरा का हिस्सा है और उसे कोल्हापुर में ही रहना चाहिए। वे इस फैसले से नाखुश है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा पैदा कर दी है। तो एक जानवर के प्रति लोगों का इतना प्यार देखकर हर कोई हैरान भी है। अगली रील क्या है देख लेते हैं। खाने में हड्डी डाली गई। ये तस्वीर आपने अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए रील्स में जरूर देखी होगी। तस्वीर गोरखपुर से सामने आई है, जहां पर कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ था, ये कहते हुए कि वेज खाने में हड्डी निकली है। लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तो हर कोई हैरान हो गया। गोरखपुर के शास्त्री चौक पर स्थित बिरयानी बे रेस्टोरेंट एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में रेस्टोरेंट का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक जानबूझकर अपनी वेज थाली में हड्डी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में वेज थाली में हड्डी मिलने पर काफी बवाल मचा था, लेकिन अब पता चला है कि हड्डी तो खुद युवकों ने ही डाली थी। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार की रात 12-13 लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। इनमें से कुछ ने वेज और कुछ ने नॉन वेज ऑर्डर किया था। इस दौरान एक युवक ने अपनी वेज थाली में हड्डी मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया। उसने दावा किया कि रेस्टोरेंट सावन के महीने में धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार नहीं है कि जब बिरयानी बे रेस्टोरेंट में ऐसा विवाद हुआ हो। इससे पहले भी इसी रेस्टोरेंट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का आरोप लगाया गया था। उस समय भी काफी हड़कंप मचा था। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बाजार में रंग बिरंगी राखी खरीद रही हैं, लेकिन इस बार राखी का ट्रेंड कुछ अलग है। बच्चों के लिए बाजार में कार्टून और भगवान वाली राखियां सजी हुई हैं। बाबा महाकाल और भगवान श्री कृष्ण की राखियां की भी इस बार खूब मांग है। राखी के इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों के लिए अनोखी और स्टाइलिश राखियां चुन रही हैं। बाजार में हर तरह की राखियां उपलब्ध हैं, जो हर उम्र और पसंद के हिसाब से बनी हुई हैं। राखी खरीदने के लिए लोग बाजारों में खूब भीड़ लगा रहे हैं। इस बार की राखियां न सिर्फ पारंपरिक है, बल्कि मॉडर्न डिजाइन वाली भी हैं।
रक्षाबंधन पर मार्केट रंग बिरंगी राखियों से सजे हुए नजर आ रहे हैं और इस बार राखियों को लेकर थोड़ा सा ट्रेंड जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो बहनें हैं अपने भाइयों के लिए अपनी पसंदीदा जो राखियां हैं वो खरीदते हुए नजर भी आ रही है। और इसी लिए आप देखिए कि इस बार मार्केट में जो राखियां हैं वो अलग अलग वैरायटी में नजर आ रही हैं। और आइए आप देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। खबरों की रील में अगली रील की बात करेंगे तो सरकारी अस्पताल में खाना बन गया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आई, जहां पर अस्पताल में परिजन को देखने गए एक व्यक्ति वहां पर शराब पीने लगा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर कैद हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने वाले लोग मरीजों के साथ आए थे। ये घटना जिला अस्पताल के वार्ड में हुई, जहां मरीजों के इलाज के लिए बेड पर शराब की बोतलें और गिलास रखे दिखाई दिए। वीडियो में कुछ लोग बेफिक्र होकर शराब पीते और बातचीत करते हुए नजर आए। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर ऐसी हरकतें कैसे हो सकती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल के कर्मचारियों की मिली भगत की भी आशंका जताई जा रही है। लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने मुरैना के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं। अगली रील है बालोद जिले के कंकाली गांव से, जहां पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया और एक घर में जा घुसा। घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि तेंदुआ जंगल से भटककर गांव में आ गया था। यही नहीं, घर के अंदर भी घुस गया। ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिससे लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल और पिंजरे लगाए गए। टीम ने इलाके को सुरक्षित करने के लिए ग्रामीणों को घरों में रहने की सलाह दी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर रख रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस घटना से लोग अपने बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और दिल्ली में कई बार ऐसी क्राइम की घटनाएं हो जाती हैं, जिसके बाद खुद पुलिस वाले भी इसके बारे में सोच नहीं पाते। अब नेशनल कैपिटल के सबसे पॉश इलाके में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, इससे सनसनी फैल गई। कांग्रेस की सांसद आर सुधा सोमवार सुबह चाणक्यपुरी के हाई सिक्योरिटी जोन में चेन स्नैचिंग की शिकार हो गई। दिल्ली के तमिलनाडु हाउस में सुबह वॉक पर निकली सुधा से बाइक सवार एक अज्ञात युवक ने लगभग 32 ग्राम सोने की चेन लूट ली और फरार हो गया। घटना सुबह करीब 6:15 बजे की है, जो कि पोलैंड एम्बेसी गेट के पास हुई। जब आर सुधा डीएमके सांसद रजाथी के साथ टहल रही थी, सांसद सुधा ने बताया कि वो शख्स हेलमेट पहने हुए सामने से धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए मुझे शक नहीं हुआ। जैसे ही वो पास आया, चेन छीनकर भाग गया। घटना में सुधा की गर्दन पर खुरचुएं आई हैं, उनका चूड़ीदार भी फट गया। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर देश की राजधानी के इस सबसे सुरक्षित क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी देश में सुरक्षा की उम्मीद कहां की जाए। सुधा ने इस घटना की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की है। और खबरों की रील में इतना